हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के इकोनॉमिक्स की बुक भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का चैप्टर 3 देखेंगे, जिसका नाम है भारतीय कृषि की विशेषताएं, समस्याएं और नीतियां। इस चैप्टर में हम भारत की कृषि की विशेषताओं के बारे में विस्तार रूप से जानेंगे, समस्याओं के बारे में और नीतियों के बारे में विस्तार रूप से जानने वाले हैं। तो जानने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी और भी जो नई वीडियोस हैं वो आपके पास तुरंत और सबसे पहले पहुंचे। तो आइए बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। तो सबसे पहले हम भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को जानेंगे कि कृषि क्यों इम्पोर्टेंट है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, उसके महत्व को जानना ज़रूरी है। इस पर सवाल भी बनता है कि जो कृषि है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी क्यों है। क्यों है, कोई महत्व होगा उसका, तभी तो रीढ़ की हड्डी कहलाएगी ना। तो हम वही महत्व देखने जा रहे हैं, कृषि का महत्व भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो पहला जो कृषि का महत्व है भारतीय अर्थव्यवस्था में, वो है सकल घरेलू उत्पाद में योगदान, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जीडीपी में क्या है, कृषि का एक बहुत बड़ा योगदान है। कैसे, वो देखते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग एक चौथाई भाग प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है, यानी कृषि, जिसमें कृषि एक महत्वपूर्ण घटक है। नियोजन की अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान विभिन्न वर्षों में लगभग 18 से 51% रहा है। बेशक समय के साथ इसमें गिरावटें आती रही हैं 18 से 51 के बीच, लेकिन इस बात से जाहिर होता है कि एक चौथाई भाग सकल घरेलू उत्पाद का इस पे कृषि पर निर्भर करता है, और दूसरा 18 से 51% रहा है जीडीपी में इसका योगदान। तो इससे पता चलता है कि जो भारतीय कृषि है वो कितनी महत्वपूर्ण है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। का महत्व है मजदूरी वस्तुओं की पूर्ति, सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। मजदूरी वस्तुओं का उत्पादन फसल में केंद्रीय महत्व रखता है। मजदूरी वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिसे देश की जनता अपने जीवन की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए उपभोग करती है। ठीक है, देश की जनता क्या करती है, अपनी जिंदगी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपभोग करती है। ये वो वस्तुएं, जैसे एग्जाम्पल है इन मजदूरी वस्तुओं का, जैसे गेहूं हो गया, चावल, दाल, बाजरा, तिलहन। ये सब क्या है, मजदूरी वस्तुएं हैं, और ये देश के लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये खाएंगे नहीं तो फिर जिएंगे कैसे। ठीक है, तो मजदूरी वस्तुओं की पूर्ति भी करता है कृषि। आदि वस्तुएं शामिल होती हैं मजदूरी वस्तु में। ठीक है, भारत में कृषि क्षेत्र लगभग 121 करोड़ लोगों को भोजन तथा 51 करोड़ पशुओं को चारा उपलब्ध कराता है। ये एक मेन पॉइंट है कि जो कृषि है वो क्या करता है, 121 करोड़ लोगों को भोजन देता है और 51 करोड़ पशुओं को चारा उपलब्ध कराता है। इससे पता चलता है कि कृषि कितना महत्वपूर्ण है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। कृषि का अगला महत्व है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। क्या है कि भारत में कृषि रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में 50% से अधिक कार्यशील जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। इसका तात्पर्य है कि कृषि भारत में लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या है कि भारत की जो आधी जनसंख्या है, लगभग आधी जनसंख्या क्या है, कृषि में आज भी लगी हुई है। तो इससे पता चलता है कि कृषि कितना महत्वपूर्ण है रोजगार के लिए भी। कृषि का अगला महत्व है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान, कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। क्या है, भारत चाय, जूट, काजू, तंबाकू, कॉफी और मसाले आदि कृषि वस्तुओं का निर्यात करता है। क्या करता है भारत, चाय, जूट, काजू, तंबाकू जैसी चीज़ों का निर्यात करता है, विदेशों में भेजता है। तो इस यानी कृषि देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी योगदान देता है। बिल्कुल, जब भारत इन सब चीज़ों को बाहर भेज रहा है तो इससे साफ जाहिर होता है कि कृषि जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी बढ़ावा दे रहा है। ये कृषि का एक अलग महत्व है भारतीय अर्थव्यवस्था में। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का अगला महत्व है घरेलू व्यापार में योगदान, कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड। देश में लाखों लोग कृषि वस्तुओं को खरीदने पर भारी व्यय करते हैं।
ये स्पष्ट करता है कि देश के घरेलू व्यापार में कृषि का बहुत अधिक योगदान होता है। क्या है, देश के बहुत से लोग जो हैं वो क्या करते हैं, कृषि वस्तुओं को खरीदने पर बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। सिर्फ कृषि वस्तुओं को खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो कृषि है वो घरेलू व्यापार में भी योगदान करता है, ना कि विदेशों में भी। विदेशों के अलावा, अंतर्राष्ट्रीय के अलावा घरेलू व्यापार में भी कृषि योगदान करता है। अगला महत्व है यातायात उद्योग का आर्थिक आधार, इकोनॉमिक फलक्रम ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। क्या है कि कृषि भारत में यातायात उद्योग के आर्थिक आधार के रूप में कार्य करता है। भारत में रेल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों ज़्यादातर कृषि वस्तुओं को लाते ले जाते हैं। तो इससे समझ में आता है कि हमारे देश का जो परिवहन है, जो यातायात है, वो कृषि वस्तुओं को अगर इतना ला रहा है, ले जा रहा है, तो उसका एक अलग ही महत्व हो सकता है। अगला महत्व है राष्ट्र का धन, वेल्थ ऑफ द नेशन। क्या है कि कृषि जो है वो देश के धन का एक बड़ा भाग कृषि क्षेत्र से संबंधित है। स्थायी पूंजी के रूप में भूमि का स्थान देश में सबसे ऊंचा है। बिल्कुल, आज भी प्रॉपर्टी जो है, या जो खेत है, या जो भूमि है, उसका स्थान क्या है, सबसे ऊंचा है। वो आज भी काफ़ी महंगा है। इसके अलावा करोड़ों रुपए की पूंजी बड़ी और छोटी सिंचाई परियोजना में निवेशित है। यानी राष्ट्र के धन का एक बड़ा हिस्सा कृषि में लगा होता है, और कृषि भी क्या, एक राष्ट्र के धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इससे उसके महत्व के बारे में पता चलता है। अब जानते हैं भारतीय कृषि की विशेषताओं के बारे में। फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो पहली विशेषता है निम्न उत्पादकता, लो प्रोडक्टिविटी। क्या है उत्पादकता? उत्पादकता से अभिप्राय प्रति हेक्टेयर भूमि के उत्पादन से है। विश्व के बाकी देशों की तुलना में भारत में कृषि उत्पादकता बहुत ही निम्न है। क्या कह रहा है कि उत्पादकता जो होता है वो क्या है कि जितनी जमीन है उसमें प्रति हेक्टेयर, यानी हर एक हेक्टेयर पे भूमि, हर हेक्टेयर की भूमि पर उत्पादन, वो होता है उत्पादकता। और विश्व के साथ, यानी वर्ल्ड के साथ अगर इसको कंपेयर करें, तो भारत में जो कृषि है उसकी उत्पादकता बहुत ही निम्न है। यानी कि भारत में भूमि तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भूमि है, लेकिन जो कृषि है, जो खेती है, वो बहुत ही कम भूमि पर होती है। इसलिए भारत में क्या है कि निम्न उत्पादकता, लो प्रोडक्टिविटी है। भारतीय कृषि की अगली विशेषता है छिपी हुई बेरोजगारी, डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है कि छिपी हुई बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें बेरोजगारी जो होती है वो गुप्त होती है। भारतीय कृषि में ये बहुत बड़े पैमाने पर पाई जाती है। ये जो छिपी हुई बेरोजगारी है वो भारतीय कृषि में बहुत बड़े पैमाने पर पाई जाती है। कैसे, देखते हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली के कारण भूमि के टुकड़े पर काम करने वाले लोगों की संख्या उनकी वास्तविक आवश्यकताओं से अधिक होती है। क्या मतलब, क्या? तो अभी देखते हैं। यानी बाहरी रूप से तो सारे कार्यरत दिखते हैं, लेकिन वास्तविकता में उनमें से कुछ बेरोजगार होते हैं, क्योंकि अगर उनमें से कुछ को वहां से निकाल लिया जाए तो कुल उत्पाद में कोई कमी नहीं आएगी। इसको मैं बताता हूँ अच्छे से कि मान लो एक परिवार है और वो खेती कर रहा है, 4 लोग हैं उसमें और वो खेती कर रहे हैं। जबकि खेती जो है वो अगर 3 लोग भी करे, एक आदमी को निकाल दिया जाए, एक आदमी काम ना करे खेत में, 3 लोग भी करे, तो भी वो उतना ही उत्पादन करेंगे जितना 4 लोग मिलके करते थे। तो जो एक आदमी है वहाँ उसमें का, वो क्या है, बेरोजगार है। क्योंकि अगर वो काम करे भी या ना भी करे, उत्पादन उतना ही होना है, तो इसका मतलब क्या है, वो जो एक व्यक्ति है वो बेरोजगार है। और यही होती है छिपी हुई बेरोजगारी। अगली विशेषता है वर्षा पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। भारतीय कृषि वर्षा पर बहुत अधिक निर्भर करती है। अच्छी वर्षा का अर्थ है अच्छी फसल, और कम वर्षा का अर्थ है कम फसल। यानी अगर बारिश अच्छी हुई तो फसल अच्छा होगा, और बारिश अगर खराब हुई या कम हुई तो फसल भी खराब होगा। क्यों? क्योंकि भारत में जो सिंचाई की सुविधाएं हैं वो बहुत ही कम है। इसीलिए भारत के जो किसान हैं वो वर्षा पर अधिक निर्भर रहते हैं खेती के लिए।
अगली मुख्य विशेषता है निर्वाह खेती, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। क्या है कि भारत में खेती बहु मात्रा में निर्वाह खेती होती है। किसान का प्राथमिक उद्देश्य अपने परिवार के जीवन निर्वाह के लिए उत्पादन करना होता है, ना कि लाभ कमाने के लिए। दूसरे शब्दों में भारत में खेती की जो प्रकृति है वो क्या है, अधिक व्यापारिक नहीं है। यानी भारत में जो खेती होती है वो लाभ कमाने के लिए नहीं की जाती है ज़्यादातर, वो निर्वाह के लिए, जीवन जीने के लिए, अपने पेट को पालने के लिए किसान खेती करता है, ना कि व्यवसाय के लिए। ज़्यादातर ये देखा गया है। तो ये एक कृषि की विशेषता है। अगली मुख्य विशेषता है परंपरागत आगते, ट्रेडिशनल इनपुट्स। भारत में अधिकतर किसान परंपरागत आगतों में विश्वास रखते हैं, जैसे खाद के स्थान पर गोबर का उपयोग। आधुनिक आगतों जैसे रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग बहुत कम किया जाता है। इसका मुख्य कारण भारत में अधिकतर किसानों का निर्धन होना है। क्योंकि ये किसान गरीब हैं, इसलिए ये क्या है, ये ट्रेडिशनल इनपुट्स ही यानी परंपरागत आगतें ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे खाद का यूज़ नहीं करते, ये क्या करते हैं, खाद के स्थान पर क्या गोबर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये उनकी निर्धनता की वजह से, क्योंकि अगर वो निर्धन नहीं होंगे या अमीर होंगे तो वो फिर आराम से खाद खरीद सकते हैं या आधुनिक चीज़ें, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाई ये सब खरीद सकते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि वो निर्धन है। इसीलिए ये जो कृषि होती है वो परंपरागत आगतों पर निर्भर होती है। मुख्य विशेषता है लघु जोतें, स्मॉल होल्डिंग्स। भारतीय कृषि की एक अन्य विशेषता जोतों के आकार का छोटा होना है। जोत यानी खेत, खेत के आकार का छोटा होना। इसके परिणाम स्वरूप किसान की निर्वाह खेती की समस्या और भी अधिक गंभीर बन जाती है। जब जोत यानी खेत जब छोटा होता है तो उसमें क्या होगा, फसल भी तो कम होगा। तो इससे क्या है, किसान जो है उसका जीना भी मुश्किल हो जाता है इस लघु जोतों की वजह से। ये भी एक कृषि की एक विशेषता ही है। अगली मुख्य विशेषता है भूस्वामी और काश्तकार संघर्ष, लैंडलॉर्ड टेनेंट कन्फ्लिक्ट। भूमि के बड़े भाग पर काश्तकारों द्वारा खेती की जाती है। काश्तकार भूमि के स्वामी नहीं होते, बल्कि वो भूस्वामी से भूमि यानी खेत पट्टे पर खेती के लिए लेते हैं। स्पष्टतः खेती के लाभ का बड़ा भाग जो है वो भूस्वामी को प्राप्त होता है, क्योंकि वो जो है वो भू का ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा फसल का हिस्सा मांग लेते हैं भूस्वामी। और काश्तकार जो है उसको अक्सर अभाव का सामना करना पड़ता है, परंतु वो खेती को नहीं छोड़ सकते क्योंकि खेती से बाहर उन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है। इसीलिए जो भूस्वामी है वो बिना कुछ करे उनका आधा हिस्सा ले जाता है खेती का काम का, और काश्तकार जो है वो आधे हिस्से में ही गुजारा करते हैं। तो इससे भूस्वामी और काश्तकार जो है उन दोनों के बीच संघर्ष चलता रहता है। अगली मुख्य विशेषता है पिछड़ी तकनीक, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। भारत में अधिकांश खेत छोटे आकार के होते हैं और उस पर खेती करने वाले अधिकांश किसान निर्धन होते हैं। अतः पिछड़ी तकनीक का उपयोग करना उनकी विवशता होती है, मजबूरी में करते हैं पिछड़ी तकनीक का प्रयोग। आज भी ये पशु शक्ति या मानव शक्ति पर अधिकतर निर्भर रहते हैं। आधुनिक उपकरणों जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि का प्रयोग सामान्य रूप से बहुत ही कम है, क्योंकि जो भारत में जो खेत है वो बहुत ही छोटे आकार के हैं और जो किसान है वो बहुत ही निर्धन है। इसीलिए वो पिछड़ी तकनीक का ही उपयोग करते हैं। वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है उसका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसान जो है वो गरीब है और उनका खेत जो है वो बहुत छोटा है, और उनके लिए ये ट्रैक्टर थ्रेशर किसी काम का नहीं है ज़्यादा। अगला जो विषय है वो है भारतीय कृषि की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। भारतीय कृषि में जो समस्याएं थी, जो प्रॉब्लम थी, अब उनके बारे में देखते हैं। तो पहली जो समस्या है वो है सिंचाई के स्थायी साधनों का अभाव, लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। क्या है कि भारत में फसल खेती ज़्यादातर रूप में वर्षा पर निर्भर है। बिल्कुल, जो खेती है, फसल जो है वो किस पर निर्भर करता है, वर्षा पर निर्भर करता है। सिंचाई के स्थायी साधनों का बहुत अधिक अभाव है। वर्षा के जल पर निर्भरता भारतीय कृषि को बहुत अधिक असुरक्षित या संवेदनशील बना देता है। अच्छी वर्षा होने से फसल भी अच्छी हो जाती है, जबकि सूखे के कारण उत्पादन की काफ़ी हानि होती है। कृषि उत्पादन में स्थिरता के लिए आवश्यक है कि देश के सभी भागों में सिंचाई के स्थायी साधन विकसित किए जाए। बिल्कुल, क्योंकि भारत में जो खेती है, जो कृषि है, वो ज़्यादातर क्या है, वर्षा पर निर्भर है। स्थायी जो सिंचाई के साधन है, जैसे तालाब हो गया, कुआं हो गया,
या नहर जो है ये सभी जगह पर नहीं है, या स्थायी साधन ये नहीं है सभी जगह पर। इसलिए जो कृषि है उसमें अभी भी ये एक बहुत बड़ी समस्या है कृषि के लिए। दूसरी जो कृषि की समस्या है वो है वित्त का अभाव, डिफिशियंसी ऑफ फाइनेंस। क्या है कि भारतीय कृषि की एक अन्य बड़ी समस्या वित्त का अभाव है। किसानों को बीज, उर्वरक, अन्य संबंधित आगतों को खरीदने के लिए अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता होती है, और ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि खरीदने के लिए उन्हें दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, अगर किसान खेती करेगा तो उसे बीज, उर्वरक ये सब खरीदना पड़ेगा, और ट्रैक्टर या थ्रेशर भी होना चाहिए उसके पास अगर वो सही से खेती करना चाह रहा है तो। लेकिन उसके पास क्या है? वित्त का अभाव है। अपनी अधिकांश वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ठीक है, वित्त नहीं है, पैसा नहीं है किसानों के पास, तो वो पैसों की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं छोटे किसान? गैर संस्थागत साधनों पर निर्भर कर रहते हैं। जैसे महाजन हो गया या भूस्वामी हो गया, इन लोगों से ये वित्त यानी पैसा लेते हैं, है ना। ये महाजन या भूस्वामी ज्यादा से ज्यादा ब्याज की दर पर छोटे किसान को रुपए देते हैं। किसान की जरूरतों की तुलना में संस्थागत वित्त, जैसे बैंक हो गया, बैंक हो गया, ये सब क्या है? संस्थागत वित्त है, ठीक है। संस्थागत वित्त देने वाले संस्थागत है। इनकी जो उपलब्धि है वो बहुत कम होती है, यानी बैंक जो होते हैं गाँव गाँव में वो बहुत ही कम है। और वित्त का अभाव भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण में बहुत बड़ी बाधा है। बिल्कुल, ठीक है। सिंपल सा कि किसानों को बीज, उर्वरक के लिए या ट्रैक्टर के लिए, थ्रेशर के लिए पैसों की ज़रूरत है, और वो पैसे किससे मांगते हैं? वहीं के महाजन से या भूस्वामी से। और वो भूस्वामी की और महाजन क्या करते हैं? बड़े बड़े ब्याज, ज़्यादा ज़्यादा ब्याज दर पर उन्हें पैसे दे देते हैं। और बात की जाए संस्थागत वित्त यानी बैंकों की, तो बैंक की संख्या बहुत कम है, बैंक होते ही नहीं है ज़्यादातर गाँव में। तो इसलिए किसान जो है वो महाजन या भूस्वामी से ही लेते हैं। इसलिए ये जो वित्त का अभाव है वो आधुनिकीकरण में बहुत बड़ी बाधा बना हुआ है। अगली जो मुख्य समस्या है वो है परंपरागत दृष्टिकोण, कन्वेंशनल आउटलुक। क्या है कि खेती संबंधी परंपरागत दृष्टिकोण भारतीय कृषि की एक और समस्या है। भारतीय कृषक फार्म तकनीकी तथा फार्म प्रबंधन व्यवहार को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक हैं। वो अभी भी पारंपरिक ज्ञान को अपनाए हुए हैं। उसके लिए खेती करना जीवन निर्वाह का एकमात्र साधन है, ये कोई व्यापार नहीं है। अतः उसका केंद्र बिंदु उन फसलों को उगाना है जिनसे उसे अनाज की प्राप्ति हो, ना कि ऊंचे लाभ की। अधिक जोखिम उठाना पड़े, ना कि उसे लाभ कमाना पड़े और ना ही अधिक जोखिम उठाना पड़े। एक सामान्य भारतीय किसान में उद्यमशीलता का अभाव पाया जाता है, और लाभ प्राप्त करने हेतु वो कोई जोखिम उठाना नहीं चाहता। परंपरागत दृष्टिकोण है, पुरानी सोच है किसानों की, वो फार्म तकनीकी या फार्म प्रबंधन जैसी चीज़ों को नहीं अपनाना चाहते। वो सिर्फ खेती किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ जिंदगी जीने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए खेती कर रहे हैं, ना कि व्यापार करने के लिए खेती कर रहे हैं। तो इसलिए वो बस उन्हीं फसलों को उगाते हैं जिनसे उनका पेट भर सके, बस। बाकी उन्हें कोई लेना देना नहीं है व्यापार से, कोई लेना देना नहीं है लाभ से, और वो जोखिम वोखिम कुछ नहीं उठाना चाहते। तो ये जो परंपरागत दृष्टिकोण है ये कृषि के विकास में एक बहुत बड़ी समस्या आज भी है। अगली जो मुख्य समस्या है वो है छोटी तथा बिखरी जोतें, स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स। क्या है कि भारत में जोतें ना केवल छोटी है अभी तो बिखरी हुई भी है। बिल्कुल, भारत में जो खेत है वो छोटे ही नहीं बल्कि बिखरे बिखरे भी हैं किसानों के। छोटी जोतें आधुनिक उत्पादन तकनीक के उपयुक्त नहीं होती, तथा बिखरी जोतों के कारण प्रबंध की लागत बहुत बढ़ जाती है। छोटी तथा बिखरी जोतें आधुनिक यंत्रों जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि के उपयोग में बहुत बड़ी बाधा है। बिल्कुल, जो जो छोटी होगी या बिखरी हुई होगी इधर उधर, उसमें ट्रैक्टर कैसे चलेगा? अगर बहुत खेत जो है वो बहुत छोटा है तो किस काम का ट्रैक्टर या थ्रेशर वहां पर, है ना। और अगर जोतें बिखरी हुई है, एक खेत का टुकड़ा यहाँ, एक खेत का टुकड़ा वहाँ है, तो इसमें क्या होता है? खर्चा भी, लागत भी बहुत आती है। इसलिए जो उत्पादकता का जो स्तर है वो निम्न बना रहता है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कृषि की। अगली जो मुख्य समस्या है कृषि की वो है शोषक कृषक संबंध,
एक्सप्लॉयटेटिव एग्रीरियन रिलेशंस। क्या है कि कृषक संबंध होते क्या है? कृषक संबंधों से अभिप्राय भूस्वामियों तथा पट्टेदारों के बीच व्यावसायिक संबंध से है। भूस्वामी कौन? जो भूमि के स्वामी होते हैं, और पट्टेदार वो जो किराए पे भूमि लेते हैं खेती करने के लिए। अधिकतर भूस्वामी अनुपस्थित भूस्वामी होते हैं। वे अपने जोतों के लिए वे अपने जोतों को खेती करने के लिए दूसरों को दे देते हैं और बहुत कम समय स्वयं खेती करते हैं। ज़्यादातर भूस्वामी जो होते हैं वो अपने खेत को क्या दे देते हैं? पट्टेदारों को दे देते हैं कि लो तुम खेती करो, ठीक है। और खुद से खेती वो कभी नहीं करते हैं भूस्वामी, मतलब बहुत कम करते हैं। लगान आय पर निर्भर रहने से उनकी प्रवृत्ति अपने पट्टेदारों का शोषण करना होता है। बिल्कुल, जो भूस्वामी है वो क्या करता है? लगान आय लेता है, यानी जितना फसल हुआ उसमें हिस्सा लेता है। तो उस पर निर्भर होने के कारण वो क्या करता है? पट्टेदारों का शोषण करता है कि मुझे और चाहिए, मुझे और हिस्सा चाहिए। तो वो शोषण करता है ऐसे। पट्टेदार जो वास्तव में भूमि पर खेती करते हैं, भूस्वामियों को ऊंचा लगान तथा अन्य संबंधित भुगतान करते हैं। अधिकतर भूस्वामी फसल के रूप में लगान वसूल करते हैं, किंतु खेती की लागत का कोई भार नहीं उठाते। यानी ये लोग हिस्सा लेने तो पहुंच जाते हैं, फसल हुई और हिस्सा दे दो हमें, जो भूस्वामी है, जो भूमि का मालिक है। लेकिन जब खेती होती है उसमें जो लागत लगता है, बीज का, उर्वरक का, खाद जो भी है लागत लगता है, उस लागत में ये कोई एक भी रुपए नहीं देते उसमें। लेकिन जब फसल होगी तो उसमें हिस्सा लेने पहुंच जाते हैं, ठीक है। अत्यधिक ऊंचा लगान अनुपस्थित भूस्वामी को चुकाने के बाद पट्टेदार के पास बहुत कम आधिक्य बचता है जिनका वो आगे निवेश कर सके। जो पट्टेदार है, जब वो भूस्वामी को उनका हिस्सा दे देते हैं तो उनके पास बहुत ही कम बचता है कि उससे बचा के वो कुछ निवेश कर सके आगे, उतना उनके पास नहीं बचता। इसलिए भूमि का उपयोग निर्वाह के साधन के रूप में किया जाता है, ना कि लाभ कमाने के लिए। क्योंकि लाभ तो हो ही नहीं रहा ना, पट्टेदार को सारा भूस्वामी ले जा रहा है, तो पट्टेदार को लाभ नहीं हो रहा है, तो वो आगे निवेश नहीं कर रहा है, बस जिंदगी जीने के लिए कमा रहा है कि बस जिंदगी का गुजारा हो जाए। अगली जो मुख्य समस्या है वह है व्यवस्थित विपणन प्रणाली का अभाव, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। कृषि उपज की विपणन प्रणाली बहुत ही अव्यवस्थित है, यानी अनाज को बेचना, ठीक है, अव्यवस्थित है वो। क्यों? छोटे किसानों की बहुत बड़ी संख्या आज भी अपनी उपज स्थानीय मंडियों में कम कीमत पर बेच रहे हैं, ठीक है। जो छोटे किसान हैं वो आज भी अपनी स्थानीय मंडियों को कम कीमत पर बेच रहे हैं। ऐसा करना उनकी व्यवस्था भी है। निर्धन किसान स्थानीय महाजन बनिए के पास अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसी से उन्होंने अपने वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण लेना पड़ता है। यानी ये जो किसान होते हैं वो खेती करने के लिए क्या करते हैं? वहाँ के उनके पास के जो महाजन हैं उन्हीं से पैसा लेते हैं, जो पैसा देने वाला है। और जब पैसा ले लेते हैं तो ऋण हो जाता है उन पे, तो वो अपनी उपज यानी अपनी फसल उन्हीं को वापस बेच देते हैं। तो इससे उनके पास कुछ ज़्यादा बचता नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कृषि की।